हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चारों मंथ के करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या आपको ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियो के लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, जो हमारे मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका भी अक्टूबर तक कंप्लीट हो चुका है और नवंबर भी हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों वहाँ पे एक साथ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसा कि हम हमेशा शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है वो है, द मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। ये जो खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसा कि हम बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं, तो ये खान क्वेस्ट हमने किसके साथ किया है? तो ये और किसी ने, जिसके साथ हम लोग नोमेडिक एलिफेंट करते हैं उन्हीं के साथ हम ये खान क्वेस्ट कर रहे हैं। वो कौन है? तो मंगोलिया। ठीक है, ये एक सैंडविच कंट्री है जो कि चाइना और रसिया के बीच में है। देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह का, नीचे हो गया चाइना, ऊपर हो गया रशिया और बीच में है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया वही जगह है जहाँ पे चंगेज खान, जिसका फाउंडर भी माना जाता है, जो कि हमारे यहाँ आए भी थे जिस तरह का अटैक करने के लिए। ठीक है, चंगेज खान, ध्यान रखिएगा। तो इससे ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मंगोलियन प्रेसिडेंट है ना, जो इंडिया में विजिट किए थे, और उन्होंने कहा था कि हम मतलब इंडिया के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और भी वो अपना दिखाए थे कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो नोमेडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और वो उभर के करेंगे। ठीक है, और ब्रॉड करेंगे मतलब। ठीक है, इसके अलावा बोले कि 2020 जो है ना वो उनका 65th एनिवर्सरी भी था, मतलब हम इंडिया और मंगोलिया का रिलेशंस का। तो उसके उपलब्ध में और भी ज़्यादा वो अपना मतलब एक तरह से खुशी व्यक्त किए और बोले कि हम और ज़्यादा अपना पार्टनरशिप जो भी बायलैटरल रिलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ऊपर रशिया है और यहाँ पे इसका ये मंगोलिया का जो फिजिकल मैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे गोबी डिजर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा खेरियन रिवर है, उलाबंतर जो है ना ये इसका कैपिटल है इस जगह में। उसके अलावा ये डिफरेंट दो तीन रिवर्स है। ये अल्टाई माउंटेन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खुइतेन पीक जो कि 4374 मीटर का है। ठीक है, सायान माउंटेन्स भी इस साइड में है। ठीक है, और इस साइड हो गया चाइना। और आप अपने इंडियन, हम अगर इंडिया के कंपेयर में देखते हैं तो ये रहा हमारा इंडियन बॉर्डर, और यहाँ से चाइना, उसके बाद फिर मंगोलिया। मतलब इंडिया हमारे और मंगोलिया के बीच में सिर्फ एक ही कंट्री आता है, वो है चाइना। ठीक है, अगर यदि एक इस पॉइंट से देखें, अगर हम डायरेक्ट पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हमेशा की तरह मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जैसे ही वीडियो आए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखें, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और उसके बाद फिर आप आंसर की तरफ बढ़ें। उसके बाद जो भी होगा लास्ट में आप प्लीज़ अपने आप को एनालाइज करें और देखिए कि आप कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप 70% से ज़्यादा है तो अपने आप को सेफ साइड मानिए। अगर 90% से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा जगह से चल रहे हैं आप, और ज़्यादा जितना ज़्यादा हो मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहिए। बट जो 70% से कम है वो निराश ना हो, और ज़्यादा जितना हो सके आप अपने तरीके और मेरे तरीके जो मैं जिस तरह से अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप दोनों में एक बार कंपेयर करिए। उसके बाद देखिए कौन कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफिल्स 2018। ठीक है, इस नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफिल से रिलेटेड चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 envisages an indicative target of 10% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel। ठीक है, तो क्या ये 5% और 10% सही बात है या और भी ज्यादा वैल्यू है? तो इस तरह का डिजिट जब देना तब इसको आप सबसे पहले एक कीवर्ड मानिए, क्योंकि यूपीएससी इस डिजिट से ना खेल खेलता है। ये 2018 भी गलत हो सकता था, पर क्वेश्चन में ही ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे दिया है 2018, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। पर हम इससे जुड़े हुए जो दो चीजें, इसको हम कीवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, द पॉलिसी एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये क्या एक्सपैंड किया है कि डिक्रीज किया है? चलिए देख लेते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू फार्मर्स द पॉलिसी डज नॉट फॉलो यूज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो क्या ये ऐसा किया फार्मर्स का प्रोडक्ट मतलब उनको प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है कि फूड ग्रेन्स को यूज नहीं करेंगे? चलिए देख लेते हैं। चौथा है, द पॉलिसी एनकरेजेस
setting up of supply of chain mechanism for biodiesel production from non-edible oil seeds and used cooking oil। ठीक है, तो क्या ये पॉलिसी इस तरह का एनकरेज करता है क्या? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 4 तो सही है, बट 1 और 3 गलत है, क्योंकि ये जो बोला डज नॉट अलाउ, ये यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये 10% नहीं है, ये 20% है, जो कि ब्लेंडिंग इथेनॉल में मतलब ये काम आता है। उसके अलावा मतलब पेट्रोल के लिए वो ब्लेंडिंग टोटल इथेनॉल का 20% रखा गया है, और 5% रखा गया है डीजल में, बायोडीजल से। ठीक है, वो भी बाई 2030, जो कि ये चीज करने का, अचीवमेंट करने का इस पॉलिसी में रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी। इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें यहाँ देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है केवीआईसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विथ 6। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये हो गया कीवर्ड यहाँ का, जो प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज, ये सब जो भी करता है, ये केवीआईसी का स्टेटमेंट ही है। तो इसको हम लोग कीवर्ड यहाँ से कुछ हम ले नहीं सकते, बट हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि रूरल एरियाज में नहीं करेगा। ये सारा चीज तो रूरल एरियाज के लिए करेगा, ना कि आपको अर्बन एरियाज के लिए करेगा। तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड employment in rural areas and create self-reliance among people and building up a strong rural community spirit। तो देखिए ये जितना भी कुछ लिखा है, ये सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा है केवीआईसी का ही। ठीक है, अब आप एक ही चीज को कीवर्ड मान सकते हैं, जो कि रूरल। तो रूरल ही एरिया में करेगा, अर्बन एरिया में तो करेगा नहीं। केवीआईसी ऑलरेडी अर्बन एरिया तो डेवलप्ड है, तो इसीलिए हम ये ऐसे स्टेटमेंट को ज्यादातर सही मानते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है इफ इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो क्या एमएसएमई के अंदर ये काम करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है? तो ये एक तरह से तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है ही नहीं, सारे के सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक एक्ट के द्वारा इसको, केवीआईसी जो एक्ट है उसके द्वारा ही इसे बनाया गया है। उसके अलावा ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के ही अंदर आता है, और ये जैसा ये सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला, ये तो सही बात है। ठीक है, तो आप क्या होगा, इनकरेक्ट अगर के बदला करेक्ट अगर देख लिए होंगे, या आप सोचेंगे सारे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करा लेंगे, जो कि आपको आंसर गलत हो जाएगा, और आपका 2.67 जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 मार्क्स नहीं जाएगा, जो नेगेटिव मिला के जो है 2.67 जाएगा, इसलिए बच के रहे नेगेटिव करने से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, यूएनआरडब्ल्यूए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे से अपने एनालिसिस वाले सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान देते हुए हम तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है यूएनआरडब्ल्यूए इज द ओनली यूएन एजेंसी डेडिकेटेड टू हेल्पिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन और कन्फ्लिक्ट। तो क्या यह ओनली है? तो चलिए देखते हैं। UNRW is funded almost entirely by voluntary contribution from United Nation member states। तो क्या almost entirely by ये होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, India's contribution to UNRWA it has been decreasing from the past 3 years। तो क्या हमारा डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? चलिए, जो हमारे फ्रेंड्स वो वीडियोस देखे थे, तो वो तो एक बार में 10 सेकंड नहीं लगेगा उनको आंसर टिक करने में यहाँ से, बट जो फ्रेंड्स नहीं देखे थे, चलिए उनके लिए एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन कर भी देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1, 2 तो सही है, क्योंकि ये सच बात है हाँ, कि ये यूनाइटेड नेशन का मतलब जो भी मेंबर्स है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। उसके अलावा ये जो है ना, डिक्रीज नहीं है, ये इंक्रीज किया है इंडिया ने, जो कि 5 मिलियन यूएसडी हमने दिया है, जो पहले हम 1.25 मिलियन दिए थे, कब? 2016 में। ठीक है, तो इसलिए हमने इतना ज्यादा इंक्रीज किया है, तो यहाँ डिक्रीज लिखा था। तो बस बेसिक सा चीज रहता है, आपको बस अच्छे से पढ़ोगे तो यूपीएससी का जितना क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो काफी इजी रहता है, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज। तो जो भी 8 करोड़ इंडस्ट्रीज है ना हमारी कंट्री की, उसके इंडेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द 8 करोड़ इंडस्ट्रीज कंप्राइज 50% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आईआईपी में ये जो 8 करोड़ इंडस्ट्री है, ये क्या 50% रखता है वेटेज? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज द मैक्सिमम वेट। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का क्या मैक्सिमम वेट होता है इस 8 करोड़ इंडस्ट्रीज में? तो आप सबसे पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन है, आप प्लीज एक एक करके आप अपने कमेंट में लिखिए, या एटलीस्ट आप अपने नोट में कहीं पर बना लीजिए,
कि 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या है। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि एटलीस्ट आप जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए। आप एक वैसे भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। ठीक है, अपने आप में एक एस्पिरेंट होना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पहले ही डर के मारे एग्जाम का डेट जैसे ही अनाउंस हुआ पहले ही सोच लेंगे कि अब हमको एग्जाम नहीं देना, अगले साल देंगे। तो आप दे रहे हैं, आप यहाँ तक बढ़े हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए प्लीज अपना मोटिवेट अपने आप को हमेशा करते रहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट है, द ग्रोथ ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज हैज बीन डिक्लाइनिंग स्टेडली सिंस 2015। तो क्या डिक्लाइनिंग स्टेडली है, मतलब डिक्लाइन होते रहा है, वो भी 2015 से। चलिए देख लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड तो देख लिया हमने, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। सी इसमें क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही स्टेटमेंट 2 है यही सही है, बाकी स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये 50% नहीं है, ये 40.27% और 10% का डिफरेंस है। तो इतना के लिए आप एग्जाम मतलब अप्रॉक्स तो कर नहीं सकते। अगर 48 या 49 पॉइंट समथिंग होता तो चलो मान लेते कि एग्जैक्टली चलो 50% हो सकता है, बट ये 10% का डिफरेंस है, तो इतना आप एग्जैक्ट मतलब रफली फिगर नहीं ले सकते। इसलिए फिगर का टाइप का कुछ भी दिया हो ना, आप सबसे पहले उसको कीवर्ड पकड़ लीजिए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट में ये डिक्लाइनिंग स्टेडीली नहीं है, ये ऐसा ये जो बोल रहा है ये डिक्लाइनिंग स्टेडीली नहीं है। ये देखिए किस तरह का डिक्लाइन हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, करते करते फिर डिक्लाइन हुआ है, बट स्टेडीली नहीं है। तो इसीलिए ये सब भी देखिए कीवर्ड होता है यूपीएससी का, तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP, जो कि एम्स टू है, क्या 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो प्रोटेक्टिंग टाइगर स्पीसीज एंड देयर प्रे फ्रॉम द थ्रेट ऑफ पोचिंग, पोचिंग से रिलेटेड मदद के लिए। फिर बोल रहा है प्रोटेक्टिंग टाइगर हैबिटेट्स इंक्लूडिंग कोर हैबिटेट्स, बफर जोन्स एंड कॉरिडोर्स। तो क्या ये इंक्लूडिंग कोर हैबिटेट्स वगैरह में भी ये ITHCP का एम है? चलिए देख लेते हैं। सपोर्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग इन टाइगर लैंड्स, तो क्या ये सपोर्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन का? चलिए देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट दिया और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है कि हाँ इनका काम सही है, कि जो भी ह्यूमंस रहते हैं ना टाइगर, अब जो एक नेशनल पार्क है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, तो ये ITHCP है ना, ये अपना कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत क्या करते हैं, जो ह्यूमंस भी है ना आसपास वहाँ जो रह रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हैं कि टाइगर से उनको भी बचा सके और टाइगर को भी ह्यूमन से बचा सके पोचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैंपा। हमने अच्छे से डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। तो कैंपा का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा बॉडी है। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, कैंपा आर मीन टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन एक्टिविटीज एज अ वे ऑफ कॉम्पेंसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूजेस। तो क्या इसको क्या प्रमोट करता है एफॉरेस्टेशन रीजनरेशन एक्टिविटीज, तो कि ताकि मतलब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूजेस ना हो सके। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैंपास एक्ट प्रोविजन, ए कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लैंड टू द टेकअप कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। मतलब कैंपा एक्ट के तहत क्या ऐसा बोला गया है कि अगर यदि किसी कंपनी को किसी एरिया में फॉरेस्ट को यहाँ से क्लीन करके वहां पे अगर यदि बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करना होगा, जितना एरिया वो फॉरेस्ट का क्लीन किया है उसको कहीं और उतना ही एरिया का फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या इस कैंपा एक्ट में है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम मस्ट बी कॉम्पेंसेटेड बाय पेइंग फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जो भी लॉस होगा वो उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, क्या ऐसा इसमें है क्या कैंपा एक्ट में? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये जो कैंपा एक्ट के तहत ये देख रहे हैं ना, कॉम्पेंसेट करना है आपको डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। तो आपका जो भी एरिया ले रहे हैं अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उतना एरिया और जो फॉरेस्ट आपने खत्म किया है उतना ही फॉरेस्ट आपको किसी और जगह में जो ऑलरेडी फॉरेस्ट ना हो वैसे जगह में आप उसको फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बट एक और है, एक और बात, ये जो नेशनल फंड है ना, ये रिसीव करता है 10% ऑफ दिस फंड, और जो स्टेट फंड है ना वो रिसीव करता है 90% ऑफ फंड। ठीक है, ये जो कैंपा का जो फंड है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें जो सेंट्रल का जो फंड है उसको 10% मिलता है। जो भी कंपनी या फैक्ट्री ये करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, जो अगर 1 लाख का वो मतलब अपना फैक्ट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट हटाए हैं तो दूसरे जगह का लगाएंगे,
तो उतना उनको क्या करेगा, नेट वैल्यू जो पे करना पड़ेगा, तो वो जो पे करना पड़ेगा वो 10% जो अमाउंट होगा वो सेंट्रल को जाएगा और 90% स्टेट को जाएगा। क्योंकि स्टेट क्यों जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट मतलब ये एक तरह से क्या आ रहा है कि स्टेट तो उनका मतलब स्टेट जो फॉरेस्ट एरिया है वो पर्टिकुलर जिस स्टेट में किया जा रहा है उनको अफेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए उनको ज्यादातर 90% की तरफ में देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल हाई एल्टीट्यूड टाइगर लैंडस्केप। देखिए टाइगर से रिलेटेड बहुत सारा पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो डेटा आया है हम सबसे नंबर 1 में है टाइगर पॉपुलेशन में। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड टाइगर के एक नंबर मतलब काउंटिंग में है, तो इसलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा है सही कोड कौन सा है। तो बोल रहा है कि हाई एल्टीट्यूड टाइगर लैंडस्केप कौन कौन है, तो मानस, रॉयल मानस, जिग्मे दोरजी, ये बोल रहा है पहला। न्योरा वैली, तोरसा, बुक्सा, फिबसू, उसके अलावा अस्कोट, पिथौरगढ़, नंधौर, सुलन फटा। तो ये सारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया सही। ऐसे क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट एक या दो जन का अगर पता है, जैसे मानस, इससे आपने सुना होगा असम से रिलेटेड है, तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि हाँ ये वहाँ पे हो सकता है। न्योरा वैली आप जान सकते हैं कि आप ये वेस्ट बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल और सिक्किम के वहाँ पे एरिया में है, तो इसको भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा ये जो है पित्तौरगढ़, पित्तौरगढ़ को भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया नेपाल जो इस एरिया में है वहाँ पे, तो इसीलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों ही हाई अल्टीट्यूड टाइगर लैंडस्केप में एरिया में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संसाधन हैकाथन। इससे रिलेटेड भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों लगाकर ऐसा कर दूंगा करंट अफेयर्स में कि आपको एक मतलब एक क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट भी आपको ऐसा ना लगे कि आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, ऐसा हो जाएगा। बट बस आप मेरे साथ बने रहिए, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते रहिए, और जो भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में बोलिए, मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव टू ईज lives of person with disabilities by making toilets smarter, more accessible and easier to use। तो ठीक है, ये पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए टॉयलेट स्मार्टर बनाने का चीज है। चलिए देख लेते हैं। नीति आयोग इज पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, तो क्या नीति आयोग इसका पार्ट है, ये हो गया इसका कीवर्ड। ठीक है, तीसरा है, इन दिस हैकाथन गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इकोनॉमिकल टॉयलेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी यूज इन रूरल एंड अर्बन कंटेक्स्ट। तो क्या रूरल और अर्बन कंटेक्स्ट में इकोनॉमिकल टॉयलेट्स बनाने के लिए ये हैकाथन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों सही है। नीति आयोग इसका मेंबर है। ठीक है, नीति आयोग ही नहीं, ये किसके किसके साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और उसके साथ अटल इनोवेशन मिशन जिसमें नीति आयोग है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट एक और बॉडी है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 91 स्प्रिंग बोर्ड। इसे हमने अच्छे से डिस्कस किया था और मैं ये सारे चीज को हाईलाइट करके आपको अच्छे से बताया भी था, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिया होगा। ठीक है, तो नीति आयोग की जैसा ये बोल रही है पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिविल एविएशन इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। तो सिविल एविएशन का सेंट्रल सब्जेक्ट है। उसके अलावा मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव एक्टिव सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। तो क्या मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स के पास मतलब एक्टिव सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। फॉर एनी एयरलाइन इन इंडिया द कॉस्ट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल फॉर्म्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है ना, जब उनका टर्बाइन फ्यूल जो जिससे वो चलाते हैं, तो बोला जा रहा है कि उनको जो ऑपरेशनल कॉस्ट जिस तरह से लगवा के ना टोटल मतलब टोटल जो उसका टैक्स पड़ जाता है ना एविएशन फ्यूल का, वो टोटल पड़ जाता है 40% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। जितना उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, अगर 1 लाख रुपया उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो 40,000 तो उनको सिर्फ ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल का लगता है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ आपको वैट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे रिलेटेड यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। ये सही बात है, ये 40% मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट के हो जा रहा है, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट के द्वारा लिया जाता है ना, वो काफी हाई लिया जाता है, और ऐसा इतना ज्यादा तक लिया जाता है कि 25% तक हाई हो जाता है फ्यूल। अगर 100 रुपया का फ्यूल आता है तो 125 रुपया वो लोग चार्ज करवाते हैं। ठीक है, टैक्स लेके। तो ये सब की वजह से टोटल जो होता है ना ये फ्यूल का दाम, वो 40% बढ़ जाता है ऑपरेशनल कॉस्ट के। ठीक है, 40% हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि मोर देन हाफ जो बोला है ना, ये ऐसा यहाँ सही नहीं है। वेरी फ्यू स्टेट्स है जिसके पास अपना एक्टिव सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, हाफ तो यहाँ दूर का बात है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड दो आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी मैं यहाँ 2 लिख दिया हूँ, हो जाता है गलती, समझ ही सकते हैं। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, NDLI जो है ना वो MHRD के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पूरी तरह से जो कंट्रोल किया जाता है ना, ये होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT। तो इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। उसके अलावा बोल रहा है कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस डिजिटल लाइब्रेरी का, कि डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेल करना पूरे कंट्री में हर सिटीजन को। तो ये तो देखिए एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो ऐसे स्टेटमेंट तो ज़्यादातर सही होते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हैज बीन डेजिग्नेटेड टू बेनिफिट डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स एज वेल। तो डिफरेंटली जो विकलांग हैं उनके लिए भी क्या ये अच्छा रहेगा, डिफरेंट मतलब जो देख नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए भी ये किसी तरह का सुविधा दिया जा रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों फिर से ये स्टेटमेंट सारे के सारे सही है, MHRD के अंदर ही आते हैं। ये तो स्टेटमेंट मैंने बोल ही दिया कि सेकंड सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड को ध्यान देते हुए ये लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो और ये जो बनाया जा रहा है ये IIT खड़गपुर, मैंने बताया भी था एनालिसिस वाले सेशन में कि IIT खड़गपुर के द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS। इसके बारे में भी हमने एनालिसिस वाले सेक्शन में डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट है और उसके बाद हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ERSS इज वन ऑफ द की प्रोजेक्ट्स ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या ये वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर आता है? चलिए देख लेते हैं। अंडर ERSS देयर इज अ सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे अक्रॉस द कंट्री का सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इन इंडिया द डिसीजन टू लॉन्च ERSS सिस्टम वाज टेकन इन द वेक ऑफ 2012 दिल्ली बस गैंगरेप केस। तो क्या 2012 के बाद ये इनिशिएटिव और भी अच्छे से लाया गया है क्या? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये वुमेन मिनिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन अफेयर मतलब होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निर्भया फंड के तहत ये लाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें सिंगल नंबर होगा 112। और ये दिल्ली जो दिल्ली बस जो गैंगरेप केस हुआ था उसके बाद ही ये इसको लाने के लिए सरकार जागरूक हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैसा पोर्टल, ठीक है। ये पैसे का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एसेस, ठीक है। इससे रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन टू बेनिफिशियरीज। तो क्या इंटरेस्ट सबवेंशन होता है बैंक लोन्स का? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर DAY, डे याद है हमने अच्छे से पढ़ा था। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसके अंदर में इंप्लीमेंट किया गया है क्या? चलिए देख लेते हैं। और ये जो DNULM है इसको क्या स्कोच गवर्नेंस अवार्ड भी मिला हुआ है, वो भी इस मतलब पैसा पोर्टल के लिए। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है। और ये सच बात है कि इसे स्कोच अवार्ड मिला था, और कब? ये 2018 में जो इसका इनिशिएटिव था ये DNULM का पैसा पोर्टल के लिए। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन का काम करता है बैंक लोन्स के समय में, ठीक है। और ये सिंगल एक पोर्टल में ही सारा चीज हो जाता है। और हाँ, एक और खास बात है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इलाहाबाद बैंक जो है इसका नोडल बैंक है, जो कि इसका डिजाइन और डेवलप किया है पैसा पोर्टल का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्रगति मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म। इससे रिलेटेड भी हमने एनालिसिस वाले सेक्शन में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें फिर से करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म दैट इज एम्ड एट प्रोसेसिंग दैट इज एम्ड एट एड्रेसिंग कॉमन मैन ग्रीवेंस। मतलब बोल रहा है कि ये कॉमन मैन का अगर किसी का प्रॉब्लम हो तो वो क्या है, एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहाँ पे कॉमन मैन का प्लेटफॉर्म, वो अपना जितने भी कॉमन मैन है वो यहाँ पर बैठेंगे और अपना सारा उस प्लेटफॉर्म के मतलब प्लेटफॉर्म की हेल्प से वो अपना प्रॉब्लम सारा वहाँ डिस्कस करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तीसरा सेकंड टॉपिक स्टेटमेंट है, द प्रगति प्लेटफॉर्म यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से भी ये कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ टू टायर सिस्टम
विच कंसिस्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। तो क्या ये सही बात है कि ये यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी और चीफ जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट्स के, उन लोग के बीच का ये प्रगति, मतलब ये किस तरह से कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, ये सब चीज डिस्कस होता है क्या? तो चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आंसर के साथ। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। ठीक है, एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉमन मैन का जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, बट ये 2 टायर सिस्टम नहीं है, ये 3 टायर सिस्टम है, जो कि ये दोनों तो सही बात दिया हुआ है यहाँ पे, पर एक्स्ट्रा इसके साथ जो है वो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रहेंगे, उसके बाद फिर वहाँ के मेंबर्स, मतलब उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो सारे रहेंगे। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज जो भी स्टेट के, वो सब मिलके ये प्रगति प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और सारे कॉमन मैन का ग्रीवेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर। तो ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर के बारे में हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से वो भी। तो 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, द लाइफ साइज ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर, बोल रहा है कि द लाइफ साइज ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर द फर्स्ट फ्रॉम रशिया was successfully reached the international space station। तो क्या सक्सेसफुली रीच किया, जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, द रोबोट मेन पर्पस इज टू बी यूज्ड इन ऑपरेशन दैट आर स्पेशली डेंजरस फॉर ह्यूमंस ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट एंड इन आउटर स्पेस। तो देखिए ये एक तरह का क्या कर रहा है, इस एक रोबोट के बारे में, कैसे किस लिए हम भेजेंगे रोबोट को, इसीलिए ना कि डेंजरस कोई भी चीज होने वाला है ह्यूमन से रिलेटेड, तो वो फटाफट ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट में वो उस पर वो खुद फेस करे अगर, तो वो हम लोग को डेटा दे देगा, तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर होकर ह्यूमंस के लिए जो चीज बनेगा वो करेंगे। तो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा। ठीक है, फेडर इज द फर्स्ट रोबोट टू गो इनटू स्पेस। तो फेडर क्या पहला रोबोट है? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन होगा ए सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। ये फर्स्ट रोबोट नहीं है फेडर, रशिया का फर्स्ट रोबोट है, यहाँ जो बोला गया फर्स्ट फ्रॉम रशिया, ये सही बात है, बट ये पहला रोबोट नहीं है जो स्पेस पे गया हो। इससे पहले जो रोबोनॉट 2 है ना नासा का, वो जा चुका है 2011 में। उसके बाद एक और है जो जापान का है, जो मोटर जापान का जो रोबोट है ना, वो भी जा चुका है ऑलरेडी एक बार आपको स्पेस में। तो इसलिए ये पहला नहीं है जो रशिया के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लैनेट K2-18b। तो ये प्लैनेट K2-18b से रिलेटेड भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो 18b है ना, ये बोला जाए इज एन एक्सो प्लैनेट एंड इज क्लासिफाइड एज अ सुपर अर्थ। तो क्या सुपर अर्थ की तरह क्लासिफाई किया गया है? चलिए देख लेते हैं। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट K2-18b हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर in its atmosphere, a first of an exoplanet in the habitable zone। तो ऐसा क्या सही बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ द एक्सोप्लैनेट है और वाटर वेपर वहां मिला है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, सुपर अर्थ इज अ प्लैनेट विच हैज द सरफेस कंडीशंस लाइक अर्थ। तो क्या सरफेस कंडीशंस लाइक अर्थ होगा तो उसको क्या सुपर अर्थ बोलेंगे? चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, सही बात है, ये रिसेंटली ही डिस्कस किया गया है और ये वाटर वेपर वहां पे पाया गया है। बट ऐसा जो बोल रहे हैं ना सुपर अर्थ के बारे में, ये चीज सही नहीं है। क्यों? सुपर अर्थ का एक्चुअली में जो बोला जाता है कि ओनली टू द मास ऑफ द प्लैनेट एंड सो डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग अबाउट द सरफेस कंडीशन ऑफ द हैबिटेबिलिटी। ठीक है, सिर्फ मास जितना है वो अर्थ के जैसा है ये बोला जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि ये अर्थ का सरफेस कंडीशन और उसका सरफेस कंडीशन सेम है। ठीक है, तो इसलिए सुपर अर्थ का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों का कंडीशन सेम है, बस मास जो है ना वो एक तरह का सेम है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जो कि हम लोग व्लादिवोस्तिक में, हम लोग रशिया में जो ये एकदम एक्ट ईस्ट फार ईस्ट पॉलिसी के तहत गए थे मोदी जी, तो उसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है जिससे भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर भी अच्छे से देंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और पहला स्टेटमेंट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल फोरम held each year, ठीक है, for the purpose of encouraging foreign investment in all East Asian countries। ठीक है, तो ये तीनों ही कीवर्ड हो गए इस पहले ही स्टेटमेंट में। ठीक है, रिसेंटली 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बोला गया, 5वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है जो कि व्लादिवोस्तोक में हुआ है। मैंने बोला व्लादिवोस्तोक में हुआ है, बट ये क्या 5वां है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, एंगेजिंग क्लोजली विद ईस्ट एशिया इज इन लाइन विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
तो ये क्या एक्ट इस पॉलिसी, जैसा मैंने बोला, शायद मैंने तो पहले ही आपको बता दिया क्वेश्चन आते ही, तो ये स्टेटमेंट तो एक तरह से सही होगी क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हूँ। चलिए आप, आपके लिए थोड़ा सुविधा हो गया, आपको अब इस दोनों में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है कि हाँ ये फिफ्थ है इस बार का जो 2019 में हुआ। बट ये पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जो बोल रहे हैं ना कि फॉर ईच ईयर वाला बात है, तो ये थोड़ा कुछ उठाएंगे। मतलब क्या है कि ये WEF जो है ना, इसे स्टेबलाइज किया गया था व्लादिमीर पुतिन जी, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, 2015 में, ठीक है। 2015 में किया गया था, इसीलिए तो ये फिफ्थ बना है इस बार का, 2019, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इसलिए फिफ्थ बना है। और ये हर साल इसीलिए किया जा रहा है, ये जो ईच ईयर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल फोरम भी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि सपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक फार ईस्ट एंड टू एक्सपैंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, सारे ये पैसिफिक ओशियन अगर है तो इस तरफ भी है एशिया पैसिफिक कंट्रीज और ये भी कंट्रीज है, तो एशिया पैसिफिक रीजन का बात बोल रहा है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, ऑल ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। ऑल ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में यहाँ बात नहीं चल रही, तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इतने बार मैं आपको इस सारे बॉडीज के बारे में बता चुका हूँ, तो आप लोग इसका आंसर भी सही देंगे। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी सिर्फ ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट इसी का सिर्फ इंडिया पार्ट है। बाकी एशिया आसियान प्लस 3 जो है ना, इसमें कौन लोग हैं, आसियान जो 10 कंट्री है वो तो है, उसके अलावा चाइना, जापान और साउथ कोरिया है +3। ये जो +3 है वो चाइना जापान, इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। तो आसियान +3 में इंडिया नहीं है। और तीसरा में जो एपेक कंट्री बोल रहा है ना, एपेक में क्या है बात है, चाइना अभी तक ब्लॉक करके रखा है इंडिया का मेंबरशिप को, तो इसलिए इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है एपेक कंट्रीज का, ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ना टीम बॉडी, उसमें इंडिया उसका मेंबर नहीं है। तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू डिक्लेरेशन समटाइम्स जो न्यूज में देखा गया है वो किस सबसे रिलेटेड है। तो ये चारों के चारों ही काफी मिलते जुलते हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी ये जो डिक्लेरेशन हुआ था कब, तो चौथा बिम्स्टेक समिट हुआ कहाँ पे, नेपाल में, जो कि काठमांडू जो कि उसका कैपिटल है वहां पे हुआ। और वहां पे एक 18 पॉइंट लिया गया जिसको काठमांडू डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए ये बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, इसका वहां पे मीटिंग हुआ था, मतलब समिट हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट जो भी है ना एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोला, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप द इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मलावी। तो मलावी एक आपको साउथ वेस्टर्न कंट्रीज, साउथ वेस्टर्न सॉरी साउथ वेस्टर्न बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो अफ्रीकन है ये कंट्रीज है ना, उसमें एक छोटा सा कंट्री है मलावी। तो उस एरिया में क्या ऐसा है बात है कि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वहाँ पे ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सही है गलत, ठीक है। उसके अलावा ये जो IAIARD है ना, विल बी अ पैन अफ्रीका इंस्टीट्यूट, मतलब पैन अफ्रीका मतलब पूरे अफ्रीकन कंट्रीज है ना, पूरे एरिया का ये इंस्टीट्यूट वहाँ पे खोलने वाले हैं, कि ये सही बात है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है कि इंडिया हैज डेवलप्ड सिमिलर इंस्टीट्यूट्स इन अदर अफ्रीकन कंट्रीज, तो और भी दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया ने ये इंस्टीट्यूट पहले खोला है, तो क्या ये सही बात है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो गया सही, यानी ये दोनों तो सही है। हाँ ये पैन अफ्रीकन इंस्टीट्यूट होगा, मतलब पूरे पूरा अफ्रीकन कंट्रीज जितना भी है ना वो लोग वहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। बट ये तीसरा जो है ना ये सही नहीं है। ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है जो कि मलावी में जाके इंडिया हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं इस तरह का इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो इसलिए पहले इसे हमने कहीं नहीं किया, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि है अभेद्य। अभेद्य रिलेटेड टू इंडियन नेवी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो अभेद्य जो है ना ये इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो ये रिसेंटली जो देखा गया ये क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है, तो ये एक एनुअल थिएटर लेवल रेडीनेस है, या न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, सी विजिल एक्सरसाइज है, या इंडिया नेवीज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तो ये चारों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, चारों ही न्यूज में बने हुए थे पिछले 1 साल में।
तो आपको एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा सही, क्योंकि ये जो अभिद्य है ना, ये एक मतलब क्या है कि इट इज इंडिया इंडियन नेवी का ये आर्ट है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लियर मतलब बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो कि इनॉग्रेट हुआ था कहाँ पे, आईएनएस शिवाजी, जो कि लोनावाला महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर पॉइंट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर पाए होंगे, और जितने ज़्यादा आप लोग को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करने जरूर बोलें। इसके अलावा जितना भी अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट्स आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको जल्द से जल्द उसके उस सारे क्वेश्चंस या उस सारे डाउट से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ ना कुछ या तो कमेंट बॉक्स में या नहीं तो मैं आपको किसी जगह में एक छोटा मोटा वीडियो लेके आके आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो इसी साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं कल हमारा इसी टाइम में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।